90 दिन बंद रही होर्मुज, वो रास्ता जिससे रोज 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल और दुनिया की जरूरत का 20% नेचुरल गैस बहता था, बंद हो गया। अब हुई है एक संधि, पता नहीं जंग कब लौट आए। मगर आपने ध्यान दिया कि होर्मुज बंद रहने के दौरान दुनिया लड़खड़ाई तो, कोई कम कोई ज्यादा, मगर दुनिया ढही नहीं। ब्रेंट $120 तक गया, फिर नीचे आया। आप कहेंगे फिर तो इस जंग का कोई असर नहीं हुआ। नहीं, इस जंग ने दुनिया में व्यापार का एक नया नक्शा खींचना शुरू कर दिया। अगली सदी उसी पर चलेगी। आपको इस बदलाव के लिए कैसे तैयार रहना है, आइए अर्थ में। मार्च 1968, तेल अवीव में वो एक उमस भरी रात थी। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल गमाल नासिर के तेवर तीखे थे। स्वेज कैनाल को बंद करने की धमकी तो हर हफ्ते आती थी, लेकिन अब जंग शुरू होने वाली थी। दुनिया को महसूस हो रहा था कि इस बार नासिर कुछ कर गुजरेंगे। दुनिया के तेल का आधा हिस्सा इसी नहर से गुजरता था। उसी रात दो आदमी एक मेज के दो छोरों पर बैठे। एक तरफ थे इजराइल के प्रधानमंत्री लेवी एशकॉल के दूत, और दूसरी तरफ थे ईरान के शाह रजा पहलवी के नेगोशिएटर यानी वार्ताकार। ध्यान दीजिए, ये दोनों मुल्क आने वाले दशकों में पश्चिम एशिया के सबसे कट्टर दुश्मन होंगे, जिनकी वजह से होर्मुज बंद होगी। आप समझ गए होंगे हम इजराइल और ईरान की बात कर रहे हैं। मगर उस रात उन्होंने कागज पर दस्तखत किए। समझौते का नाम था इलात एश्केलाइन पाइपलाइन कंपनी। ये ईरान और इजराइल का साझा उद्यम था। मकसद सीधा था कि ईरान के कच्चे तेल को इजराइल की जमीन से होते हुए मेडिटेरेनियन तक, भूमध्य सागर तक पहुंचाना। यानी नासिर जिस नहर को बंद कर सकते हैं उसे छोड़ देना। तेल फारस की खाड़ी पार करेगा, होर्मुज से होते हुए यमन का चक्कर काटते हुए रेड सी से इजराइल के इलात पहुंचेगा, और यहां से तेल पाइपलाइन के जरिए इजराइल के उत्तर पश्चिमी तट पर सीधे भूमध्य सागर में उतारा जाएगा। इजिप्ट रखे अपनी सुएज, ईरान, अरब और इजराइल ने मिलकर एक नया रास्ता बना लिया है। यह सौदा इतना विस्फोटक था कि 17 जुलाई 1968 को इजराइल के मंत्रिमंडल ने इसके हर विवरण को गोपनीय घोषित कर दिया। कितना निवेश हुआ, रहस्य था। कितना तेल बहेगा, रहस्य था। कौन खरीदेगा तेल, रहस्य था। 1969 में लोहा जमीन में बिछ गया। 1970 तक ये पाइपलाइन साल भर में करीब 1 करोड़ टन तेल ले जा रही थी। फिर 1979 आया, शाह पहलवी चले गए, खुमैनी की क्रांति आई। इस कंपनी के दोनों मालिक यानी इजराइल और ईरान आधुनिक पश्चिम एशिया के सबसे कट्टर दुश्मन बन गए। मगर इस पाइप को क्रांति की परवाह नहीं थी। लोहा जमीन में था, जमीन में रहा। वह पाइपलाइन आज भी तेल ढो रही है। हालांकि ईरान ने खुद को इससे अलग कर लिया है। 60 साल हो गए हैं, राजनीति मर गई, लेकिन पाइपलाइन जिंदा है। और यही पहला सबक है तंग जल मार्गों का, जलडमरू मध्यों का, जल संधियों की दुनिया का, कि घबराहट में बिछाए गए रास्ते अगले युग का स्थायी भूगोल बन जाते हैं। जो ढांचा डर के मारे बनता है, उस राजनीति से ज्यादा जिंदा रहता है जिसकी वजह से उसे बनाया गया था। अब चलते हैं 27 साल पीछे, कुछ और देखने। मई 1951, अबादान की एक सन्नाटा भरी दोपहर थी। ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेग ने एक आदेश पर दस्तखत किए। एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी का राष्ट्रीयकरण हो गया। ईरान का तेल अब केवल ईरान का रहेगा। ब्रिटेन सख्ते में आ गया। महीनों के भीतर आबादान की रिफाइनरी बंद हो गई। ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी। ब्रिटिश पेट्रोलियम का सबसे चमकदार गहना थी ये रिफाइनरी। ब्रिटिश इंजीनियरों को नौकरी से निकाल दिया गया। जहाज़ों ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। पूरी दुनिया में ईरान का बहिष्कार हुआ। 3 साल तक ईरान का तेल दुनिया से गायब रहा। दुनिया ढही नहीं, बत्तियां जलनी नहीं रुकी। कैसे? जवाब सुनिए। कुवैत ने अपना उत्पादन बढ़ाया। सऊदी अरब ने ज़्यादा तेल पंप किया। वेनेजुएला ने पूरब की तरफ टैंकर भेजने शुरू किए। बड़ी 7 तेल कंपनियों ने, जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उन्होंने नई रिफाइनरी बनाई। अदन में, कैरेबियन में, अमेरिका के गल्फ तट पर। ईरान के चारों ओर तेल सप्लाई का नक्शा बदल गया। ईरान अब इस नक्शे से बाहर था। अगस्त 1953 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से समर्थित तख्ता पलट हुआ। मुसद्देक को हटाया गया। शाह वापस गद्दी पर आए। 1954 में समझौता हुआ। ईरान का तेल दुनिया के बाजार में वापस लौटा। लेकिन तब तक 3 साल बीत चुके थे। व्यापार के रास्ते आगे बढ़ चुके थे। नए अनुबंध हो चुके थे। नई रिफाइनरी बन चुकी थी। दुनिया के कच्चे तेल बाजार में ईरान का हिस्सा फिर कभी उस शिखर पर नहीं लौटा जो 1950 में था। तो सक्रिय जल संधियों के संकट का दूसरा सबक यह है कि जो बदलाव आपातकाल में शुरू होता है, वह आपातकाल खत्म होने पर बंद नहीं हो जाता, क्योंकि बाजार बहुत बेरहम ढंग से याद रखता है। वो याद रखता है कि कौन वक्त पर खड़ा हुआ था, और जो लौटता है उसे पुरानी हिस्सेदारी नहीं मिलती। एक और कहानी सुन लीजिए ताकि हम पकड़ सकें कि आगे क्या होने वाला है होर्मुज बंद होने के बाद।
24 जुलाई 1987 का दिन था। यही हुर्मुज का रास्ता था। ईरान और इराक का टैंकर युद्ध अपने चरम पर था। दोनों देश एक दूसरे के तेल टैंकरों पर मिसाइलें दाग रहे थे। कुवैत के टैंकर भी निशाने पर थे। कुवैत अमेरिका के पास भागा, कुछ करो। अमेरिकी नौसेना ने एक अनोखा फैसला किया। कुवैती टैंकरों पर अमेरिकी झंडा लगा देंगे और फिर अमेरिकी युद्धपोत उनकी सुरक्षा करेंगे। अभियान का नाम था ऑपरेशन अर्नेस्ट विल। 24 जुलाई की सुबह पहला काफिला निकला हुर्मुज से। सबसे आगे था जहाज ब्रिजटन, 4,01,000 टन का विशाल तेलवाहक टैंकर जो 4 अमेरिकी युद्धपोतों के घेरे में धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। हुर्मुज का पतला रास्ता आया। दुनिया इस काफिले को करीब से देख रही थी। ठीक पहले ही दिन सुबह उस काफिले में ब्रिजटन ये जहाज एक ईरानी सुरंग से टकरा गया। विस्फोट हुआ, जहाज के बॉटम में एक बड़ा छेद हुआ, मगर ब्रिजटन डूबा नहीं। किसी तरह खिसकता हुआ कुवैत तक पहुंच गया। तला पानी के नीचे से फटा हुआ था। लेकिन उस सुबह की तस्वीर क्या थी? धीमी रफ्तार के भूरे रंग के अमेरिकी युद्धपोत झंडा बदले हुए टैंकरों को एक साथ ले जा रहे थे, और वो भी बारूदी सुरंगों से बिछी गल्फ में, खाड़ी में। अखबारों ने तस्वीरें छापी और ये 1980 के दशक की पहचान बन गई। वही तस्वीर आज फिर खींची जा रही है। फुजेरा के तट पर अमेरिकी युद्धपोत हैं, टैंकर हैं, सुरंगें हैं। रचना बिल्कुल वही है। कुछ तस्वीरें इतनी निष्ठा से दोहराई जाती हैं कि इतिहासकार उन्हें इतिहास कहना बंद कर देते हैं और उसे मौसम कहने लगते हैं। यह तस्वीर तीसरा सबक है। हर पीढ़ी में अलग अलग नौसेनाएं, अलग अलग टैंकर, अलग सुरंगें, मगर तस्वीर वही। और ये 20 साल में एक बार दोहराया जाता है। ये 3 कहानियां, यानी ईरान इजराइल की पाइपलाइन, ईरान के बिना दुनिया में तेल की आपूर्ति और होर्मुज में अमेरिकी जहाज़ों का बेड़ा, उस युग की भूमिका है जिसमें अब हम प्रवेश कर चुके हैं। और ये तीनों मिलकर 3 नियम बनाते हैं। पहला नियम, शांति काल में जो संभव नहीं है वो जंग में हो जाता है। दुश्मन मिलकर वो ढांचा बनाते हैं जो शांति में कभी नहीं बन सकता, और इसलिए पाइपलाइनें साझेदारी से ज़्यादा चलती हैं। दूसरा, व्यापार का नक्शा गायब बैरलों को, गायब तेल सप्लाई को वापस लाता है और फिर हमेशा के लिए बदल जाता है। और तीसरा, युद्धपोत, झंडा बदले टैंकरों की रचना हर पीढ़ी में दोहराई जाती है। इन 3 सबकों को याद रखिए और हम आज चलते हैं अर्थम के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल, होर्मुज 90 दिन से बंद है, दुनिया डूबी नहीं, ऐसा कैसे हुआ? पहले बात समझने जैसी है कि दुनिया ने होर्मुज को नहीं बदला। होर्मुज को बदलना मुश्किल था। जो दूसरी पाइपलाइनें मौजूद हैं, अगर वो पूरी ताकत से चलाई जाएं, तब भी इस स्ट्रेट से, इस संकरे रास्ते से जितना माल आता है उससे कम ही सामान ले जा पाएंगी। युद्ध से पहले होर्मुज रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल पार कराती थी, जो दुनिया की कुल खपत का 5वां हिस्सा है और दुनिया की समुद्री तेल की दैनिक आपूर्ति का करीब 4था हिस्सा है। दुनिया में कुल गैस का करीब 19 से 20% आपूर्ति इसी रास्ते से निकलता है, और कतार की तो 93% गैस यहीं से जाती है, यूएई की 96% गैस यहीं से जाती है, और इसमें से भी 84% तेल एशिया के लिए था। यानी पृथ्वी नाम के ग्रह की आधी अर्थव्यवस्था 21 मील के एक जलडमरू मध्य में, एक जल संधि में, स्ट्रेट में बहती थी। फिर भी अगर दुनिया नहीं डूबी तो उसकी वजह 3 पुराने फार्मूले थे। पहला फार्मूला था रणनीतिक भंडार, यानी मुश्किल वक्त के लिए जमा किया गया तेल। दूसरा, कीमतें ऊंची हुई तो मांग टूट गई, और तीसरा, आपातकालीन कूटनीति। ये तीनों मिलकर वही काम कर रहे हैं जो 1987 में अमेरिकी नौसेना के लिए ब्रिजटन जहाज ने शिप ने किया था। इसने समय खरीदा था, बस समय, जब तक कि नया व्यापार भूगोल धीमी धीमी रफ्तार से खुद को तैयार न कर ले। होर्मुज की बंदी के 2 हफ्तों के भीतर 30 से ज्यादा देशों ने अपने तेल भंडार खोल दिए। 40 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल बाजार में डाला गया। अगर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के इतिहास को देखें तो 50 साल की यह सबसे बड़ी सामूहिक निकासी थी। ये भंडार होर्मुज की वजह से गुम हो गए बैरलों की भरपाई नहीं करते थे, बस घबराहट रोकने के लिए और समय खरीदने के लिए थे। कीमत का झटका धीमे से लगे, इसकी कोशिश कर रहे थे। और ये कोशिश थी कि जब तक दूसरा हथियार यानी ऊंची कीमतें असर करने लगे और मांग कम होने लगे, तब तक बाजार में तेल बना रहे। ब्रेंट महंगा हुआ, युद्ध से पहले $72 पर बैरल पर था, कुछ हफ्तों में 118 पर गया, कई सौदे 130 $150 तक हुए। इस बीच वैकल्पिक रास्तों ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी, मगर वो बहुत कम थी। फिर भी इस टेबल में देखें कि कौन से वो वैकल्पिक रास्ते थे जहां से आपूर्ति बढ़ना शुरू हुई। होर्मुज की गणित गंभीर है। सऊदी ने अपनी पाइपलाइन को, जो रेड सी में जाती है, उसे 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर आपूर्ति में शामिल किया। अमीरात ने हसबहान फुजारा पाइपलाइन को 2 मिलियन बैरल पर डे की स्पीड से चलाया।
मगर खाड़ी देश तो प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल की सप्लाई कर रहे थे। उसमें से केवल 9 मिलियन बैरल तेल ही दूसरे रास्ते से भेजा जा सकता था, और गैस तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई भी पाइपलाइन ऐसी नहीं है जो गैस को मेडिटेरियन तक, भूमध्य सागर तक पहुंचा दे। तो फिर दुनिया बची कैसे? दुनिया बची राशनिंग से, उन भंडारों से, और सबसे बड़ी बात, ऊंची कीमत के कारण मांग टूट गई। मगर ये सब समाधान नहीं है। इससे 90 दिन की त्रासदी टाली गई। जीना तो अगले 90 महीने है, और यही कारण है कि अब बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वह बना रही हैं जो युद्ध के समय मौजूद नहीं था। तो आइए चलते हैं इस भूगोल को देखने, इस नए व्यापार भूगोल को देखने। तो अब खोलते हैं आपके सामने भूगोल का पहला नक्शा। मध्य पूर्व की भूली हुई पाइपलाइनें जहां फिर से जाग रही हैं। होर्मुज की बंदी के बीते 90 दिन पश्चिम एशिया के तेल उत्पादक देशों ने उस ढांचे को कब्रों से निकालने में बिताए हैं जिसे वह लगभग भूल चुके थे। जैसे सऊदी अरब की एक पूर्व पश्चिम पाइपलाइन है, जिसे पेट्रोलाइन कहते हैं। सामान्य दिनों में ये करीब 5 मिलियन बैरल तेल ले जाती है, और ये तेल अबिकाक का है, जो कि रेड सी के यानबू बंदरगाह तक जाता है। अप्रैल में रियाद ने तय किया कि इस गैस पाइपलाइन के, इस तेल पाइपलाइन के समानांतर जो गैस की पाइपलाइन थी, उसे तेल के ले जाने के लिए तैयार कर दिया गया है, और इसकी क्षमता बढ़ाकर 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन कर दी। अमीरात ने अपनी हसबान फुजैरा पाइपलाइन पर काम बढ़ाया। इसका एक चरण चल रहा है। होर्मुज से अलग ये पाइपलाइन होर्मुज से अलग ओमान की खाड़ी पर सीधे तेल को उतारती है, और ये अमीरात के तेल क्षेत्रों को सीधे समुद्र से, ओमान के समुद्र से जोड़ती है। इसकी जो बरसों से रुकी हुई विस्तार योजना है, उसका दूसरा चरण तेजी से शुरू हो गया। इस साल के अंत तक हबशान फुजैरा का सेकेंड फेज शुरू होने की उम्मीद है। मगर सबसे ज़रूरी बात पुनर्जागरण की है। यानी वो पाइपलाइनें जिन्हें मरा हुआ मान लिया गया था, उन्हें अब कब्रों से निकाला जा रहा है, उनके नाम पुकारे जा रहे हैं। इसमें एक ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन है, जिसे टैपलाइन कहते हैं। ये सऊदी का कच्चा तेल लेबनान के सिडॉन तक ले जाती थी, और इस रास्ते में न तो होर्मुज आता था, न सोएज। गोलान की पहाड़ियों पर जब जंग हुई तो 1980 के दशक में इसे बंद कर दिया गया। एक इप्सा पाइपलाइन भी याद करने लायक है। ये इराक का तेल सऊदी अरब के पार पश्चिम में भेजने के लिए बनी थी। इराक में जब 1990 में कुवैत के साथ जंग हुई और हमले हुए, तो इसे बंद कर दिया गया। एक और पाइपलाइन है किरकुक सेहान की। ये इराक के टर्की से लेकर टर्की तक तेल ले जाती है। कागज पर इसकी क्षमता 16 लाख मिलियन बैरल प्रतिदिन की है, मगर सालों से बंद है। कुर्द विवाद है, टर्की की अदालत के फैसले इसमें बाधा हैं। होर्मुज बंद होने के बाद इराक बुरी तरह फंस गया है। वो आमतौर पर 35 लाख बैरल तेल प्रतिदिन पंप करता था। मार्च में केवल 2.5 लाख बैरल तेल है, और इसीलिए किरकुक सेहान पाइपलाइन दोबारा नज़र में आई और इससे तेल भेजा गया है। अब अंकारा यानी टर्की एक बड़ी योजना पेश कर रहा है। इसे बसरा चेचेन कॉरिडोर कहा जाएगा। एर्दोगान तुर्की को तेल निर्यात का हब बनाना चाहते हैं, और ये कॉरिडोर पूरे निर्यात का भूगोल तुर्की के आसपास सजा देगा। यहाँ एक गहरा इतिहास है। होर्मुज को जब 1507 में पुर्तगाल के नौसेनापति अल्बुबर्क ने कब्जे में लिया, तब यह हिंद महासागर का मोती बाजार था। मार्को पोलो यहाँ से सन 1272 में गुजरा। इब्न बतूता ने लिखा कि यह दुनिया के सबसे अमीर व्यापारियों का हिस्सा है। होर्मुज की ताकत वही सकरा रास्ता थी, लेकिन अखेमेनीद से लेकर ब्रिटिश तक हर साम्राज्य मानता था कि जो इस पर कब्जा करेगा वही एशिया से व्यापार की शर्तें लिखेगा। इस जंग में 500 साल पुरानी इस चुनौती का हल निकालने की कोशिश हो रही है। ईरान इजराइल की ये जंग अब ये बता रही है कि पश्चिम एशिया की अर्थव्यवस्था को होर्मुज की मोहताजी छोड़नी होगी। पहले ये टेबल देखिए और उसके बाद देखिए वो नक्शा। जरा ध्यान दीजिए, गल्फ का रणनीतिक केंद्र अब जलडमरू मध्य से यानी होर्मुज स्ट्रेट से निकलकर किनारों की तरफ खिसक रहा है। रेड सी पर यानबू एक नया केंद्र है। ओमान की खाड़ी पर फुजेरा एक नया केंद्र है, जहां भारत ने अभी हाल में अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाए हैं और इसका ठेका अमीरात को दिया है। टर्की में मेडिटेरेनियन पर सेहान का जो क्षेत्र है, वो भी एक नया उभरता केंद्र है। लेकिन इनमें से कोई अकेला पूरा बोझ नहीं उठा सकता, लेकिन मिलकर पूरे अरब पेनिनसुला को, अरब प्रायद्वीप को एक गेट निर्भर समुद्र बंधक रास्ता, जिसको होर्मुज कहते हैं, उसे 3 अलग अलग तटों वाले लैंड ब्रिज में बदल रहे हैं। यानी युद्ध 90 दिनों में वो कर रहा है जो 20 साल तक चले रिसर्च, स्टडी और तैयारियां नहीं कर सकी। दूसरा भूगोल यूरोप का। यूरोप क्या कर रहा है? उसने तो सबक पहले भी सीखा था। यूरोप इस संकट में एक नई याददाश्त के साथ आया है। 2022 में जब रूस ने यूरोप की गैस काट दी थी, तो इस महाद्वीप ने 2 साल में अपनी पूरी सप्लाई चेन दोबारा बनाई।
अमेरिका से गैस ली गई, नॉर्वे और कतार की गैस आई। इसके बाद समुद्र में तैरते हुए एलएनजी ऑयल हब बनाए गए, जिसमें कि इम्पोर्टेड तेल को और गैस को रिस्टोर किया गया। वही तजुर्बा आज काम आ रहा है। हुर्मुज की बंदी ने ठीक उसी तरीके की प्रतिक्रिया की है यूरोप में, लेकिन इस बार तेल के बैरल अटलांटिक बेसिन के बजाय पश्चिम अफ्रीका और नॉर्थ सी से आ रहे हैं। और वो 1967 की पुरानी इलात इश्क लाइन पाइपलाइन, जिसकी कहानी से हमने अर्थम शुरू किया था, अब और तेजी से बह रही है। ईरान पुराना साझेदार है लेकिन अब दुश्मन है, तो इस पाइपलाइन में अब ईरान का तेल नहीं, सऊदी का तेल जा रहा है। पाइप वही है, लोहा वही है। क्योंकि यूरोप इस हिस्से को पहले से जानता है। जब 1453 में महमेद ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया था, तब जियोनीज और वेनेशियन व्यापारी टूट गए। ब्लैक सी से जो स्पाई रूट पर उनका अधिकार था वो खत्म हो गया। 50 साल के भीतर 1498 में वास्को डी गामा कैलिकट पहुंच गया और यूरोप की समृद्धि का केंद्र वेनिस से लिस्बन में, लिस्बन से एंटवर्प में, उसके बाद एम्स्टर्डम में और फिर लंदन पहुंच गया। तो यूरोप के संस्कारों में यह सब पैबस्त है कि सकरे जल मार्ग राजधानियां बदल देते हैं। जैसे 1956 में जब नासिर ने स्वेज बंद किया तो रातों रात तेल ले जाने वाले विशाल टैंकर बनाए गए। ये जो पहाड़ जैसे वीएलसीसी टैंकर आज आपको तमाम टीवी के फुटेज में या तस्वीरों में दिखते हैं, ये नासिर युग की नसीहत से जन्मे थे। क्योंकि उस वक्त वो जहाज चाहिए थे जो 8000 मील अतिरिक्त चक्कर लगा सकें। वैसे हुर्मुज की बंदी के बाद यूरोप का असली दांव इस बार अलग है और ये ढांचागत है। पहले मैप देखिए। यूरोप इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, आईएमईसी जिसका नाम है। 2023 में दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन में इसका ऐलान भी हुआ था। फिर गाजा युद्ध ने इसे रोक दिया, अब इस पर तेजी आई है। जनवरी 2026 में जब ईयू और इंडिया का व्यापार समझौता हुआ, युद्ध शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले की बात थी, तब इस पर फिर राजनीतिक चर्चा शुरू हुई। ब्रसेल्स इस आईएमईसी कॉरिडोर को एशिया के बाजारों तक पहुंचने का वो रास्ता बनाना चाहता है जो समुद्र की सक्रिय जल संधियों को और स्टेट्स को छोड़ देता है। ये भारत के पश्चिमी तट को यूरोप और इजराइल से जोड़ेगा। मगर एक समस्या है पैसे की। इसकी मूल लागत करीब 3 से 8 बिलियन डॉलर के बीच है, जो कम आंकी गई है क्योंकि खर्च इससे ज़्यादा बड़ा होगा। योजना अच्छी है मगर अभी तक किसी सदस्य देश ने निवेश की गारंटी नहीं दी है। लेकिन यूरोप मजबूर है और उसके पास पूंजी की कमी नहीं है। आईएमईसी सेहान और ईस्ट मेडिटेरेनियन को मिलाकर एक नया कॉरिडोर बनाने की तैयारी है, जो शायद सबसे ज़्यादा टिकाऊ हो सकता है, क्योंकि इसमें 1453 और 1956 के यूरोप के सफल निर्माणों का तजुर्बा शामिल है। अब चलिए जरा उत्तर की तरफ तीसरा भूगोल देखने, रूस के लिए संकट नहीं, सबसे बड़ा अवसर है। दरअसल मॉस्को के लिए हुर्मुज की बंदी खतरा कम है और मौका ज्यादा। वो पहले से ही पश्चिमी बाजारों से और रास्तों से बाहर है, उस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। रूस ने युद्ध के पिछले वर्षों में अपने दक्षिण की तरफ निर्माण बढ़ाया है। इसमें एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, INSTC। ये एक मल्टी मोडल रेल, सड़क, समुद्र, कई सारे साधनों को मिलाकर एक ऐसा कॉरिडोर है जो रूस को ईरान के माध्यम से हिंद महासागर से जोड़ता है। और इस पर माल ढुलाई के परीक्षण भी हो चुके हैं। मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग तक यहाँ से 15 से 24 दिनों में माल पहुँच सकता है। समुद्र वाले स्वेज के रास्ते से 40 से 60 दिन लगते हैं और लागत समुद्री रास्ते के मुकाबले 30% कम होती है। इस गलियारे का वादा एक ऐसी कड़ी से बंधा है जो गायब है, और वो कड़ी है ईरान में रश्त अस्तारा की रेल लाइन, जो कभी बनी ही नहीं। 2025 की शुरुआत में रूस और ईरान ने इस रेल लाइन को बनाने का रोड मैप तैयार किया था। युद्ध के बाद अब ऐसा लगता है कि रूस और ईरान इसमें ताजी पूंजी डालेंगे और ये तेजी से बन जाएगी। मगर ज्यादा साहसी खेल जो रूस खेलने जा रहा है वो है ट्रांस अफगान कॉरिडोर, जो उज्बेकिस्तान के तरमेच से होकर मज़ार शरीफ और काबुल होते हुए पाकिस्तान के पेशावर तक जाएगा। यानी रूस सेंट्रल एशिया से अरब सागर तक एक कॉरिडोर बना रहा है जो हुर्मुज को पूरी तरह छोड़ देगा। उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने 17 जुलाई 2025 को काबुल में इसके शुरुआती समझौते पर दस्तखत किए थे। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को हाल में ही रूस ने सैन्य सहायता देने का फैसला किया है और मान्यता दे दी है। अनुमान है कि रास्ता अगर खुल गया तो इससे 8 से 15 मिलियन टन माल का परिवहन होगा। लेकिन एक मुश्किल है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग में है। पूरी संभावना है कि रूस इनके बीच शांति कराएगा। ये जो गलियारा बन रहा है ये नया नहीं है, ये दरअसल एक पुराना रास्ता है जो नए सिरे से निकाला जा रहा है। ट्रांस अफगान का रूट वही है जिस पर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चीनी रेशम रोम के बाजारों तक पहुंचाया जाता था।
13वीं शताब्दी में मंगोल इसी रास्ते से आए और उन्होंने पूरी यूरेशिया की व्यापार व्यवस्था बनाई। 1526 में बाबर ने इसी रास्ते पर चलकर मुगल साम्राज्य बनाया। भूगोल बड़ा धैर्यवान होता है, वो राजनीति के जागने का इंतजार करता है। तो जिस गलियारे ने मध्यकालीन अर्थव्यवस्था बनाई और समुद्रों की वजह से उसे छोड़ दिया गया, वो रास्ता फिर बन रहा है, क्योंकि 90 दिनों में समुद्री रास्तों ने अपनी 16वीं-17वीं शताब्दी वाली गारंटी खो दी है। ये टेबल देखिए। रूस का सपना है एक नया जमीनी व्यापार कॉरिडोर बनाना जो कि उत्तर और दक्षिण को जोड़ सके, यानी सीधी रेखा में चले, और पश्चिम के कंट्रोल वाले जो समुद्री रास्ते हैं, सागरीय मार्ग हैं, उनसे दूर रहे और उस स्थलीय मार्ग से, उस सड़क के मार्ग से आए जिसके जरिए वाइकिंग कभी नॉर्वे से कांस्टेंटिनोपल तक आते थे। होर्मुज ने बंद होकर मॉस्को को वो जियोपॉलिटिकल लॉजिक सौंप दिया है जिसमें अब मॉस्को के साथ कई और देश मिलकर इस रास्ते को बनाएंगे। अब पांचवा भूगोल, चीन, उसने तो सब 20 साल पहले ही देख लिया था। चोक पॉइंट या सकरे जलमार्ग की कमजोरी को चीन से बेहतर कोई नहीं जानता। 2 दशकों से बीजिंग अपनी मलक्का की दुविधा से जूझ रहा है। चीन के एनर्जी इंपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा स्टेट ऑफ मलक्का से निकलता है, एक ऐसा रास्ता जिसे अमेरिकी नौसेना कभी भी बंद कर सकती है। होर्मुज इसी दुविधा का, मलक्का की दुविधा का जुड़वां हिस्सा है। चीन के तेल का आयात 40 से 50% होर्मुज से गुजरता है। युद्ध से पहले तक चीन होर्मुज के जरिए आने वाले कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार था। करीब 38% सप्लाई चीन को जाती थी और इसलिए चीन ने इस संकट से पहले अपनी सुरक्षा का बीमा करा लिया। ये नक्शा देखिए कि चीन ने अपनी हिफाजत की तैयारी कैसे की है। होर्मुज और मलक्का की चुनौतियों से निपटने के लिए चीन ने जो बीमा कराया है उसका सबसे बड़ा हिस्सा है साइनो म्यांमार क्रूड पाइपलाइन। ये 2017 से चल रही है। यह म्यांमार के मिड आइलैंड से यूनान तक करीब 4.4 लाख बैरल तेल रोज ले जाती है। मलक्का को छूना भी नहीं पड़ता। दूसरा हिस्सा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो ग्वादर में गहरे पानी का एक बंदरगाह बना रहा है खाड़ी के बाहर। यह पश्चिम में चीन का ज़मीनी रास्ता है। चौथा, रूस के साथ चीन की तेल पाइपलाइनें हैं, 3 पाइपलाइन जो गैस पाइपलाइन जो मंगोलिया होकर आती हैं। पांचवा, कजाकिस्तान और रूस से सेंट्रल एशियन रेल नेटवर्क बनाए गए हैं। छठी बात, चीन ने विशाल रणनीतिक भंडार जमा कर रखे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, इनमें से कोई भी अकेला उस तेल की कमी पूरी नहीं कर सकता जो समुद्री रास्ते से चीन को मिलता है। लेकिन ये सब मिलकर चीन को दुनिया की किसी भी बड़े देश की तुलना में किसी संकट को सहने की ज़्यादा ताकत देते हैं। खाड़ी युद्ध के साथ चीन ने हर एक में, इन सारी परियोजनाओं में अपना निवेश तेज किया है। क्योंकि बीजिंग के सरकारी बैंक दशकों से पूरी दुनिया में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए जमीनी गलियारों में, बंदरगाहों में पैसा झोंक रहे हैं। इस रणनीति में पाइपलाइन है, रेलवे है, जो पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया तक फैली हैं। तो होर्मुज की बंदी इसे सही साबित कर रही है कि चीन वक्त को पहले देख रहा था। चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जरिए पुरानी व्यवस्था को नए सिरे से पढ़ रहा है। मिंग सेनापति झेंगे ने 1400 की शुरुआत में मालिंदी केन्या तक की यात्रा की थी। उन्होंने होर्मुज को छुआ था और यह बताया था कि अगर महाद्वीपीय शक्ति समुद्री रास्ते पर निर्भर है तो हमेशा खतरे में है। सर स्टैमफोर्ड रफेल्स ने इसे सही समझा जब 1819 में उन्होंने सिंगापुर पर ब्रिटिश झंडा लगाया, और उन्होंने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि ये मलक्का के सकरे रास्ते पर थी। ये हिंद महासागर का पूर्व में सबसे भरोसेमंद दरवाजा था। 2026 का बीजिंग एक अर्थ में 1819 को पलट रहा है। उसके पास अब वो हर संभव विकल्प हैं जो चीन को आगे होर्मुज जैसे संकट से बचाएंगे। अब देखिए छठा भूगोल, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। अगर चीन के पास विकल्प हैं तो जापान और कोरिया के पास लगभग नहीं है। ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा होर्मुज निर्भर बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। जापान का 70 से 74% क्रूड ऑयल सीधे होर्मुज से गुजरता है और उसमें भी 90 से 95% तेल मिडिल ईस्ट से, पश्चिम एशिया से आता है। दक्षिण कोरिया अपना 70% तेल इसी रास्ते से लेता है। अगर अलग से जोखिम के आकलन किए जाएं तो जापान सबसे ज़्यादा जोखिम में है और तुलनात्मक कमजोरी सूचकांक में 6.4 पर है। दक्षिण कोरिया इससे थोड़ा नीचे 5.3 पर है। इन दो औद्योगिक महाशक्तियों के लिए होर्मुज की 90 दिन की बंदी असुविधा नहीं है, इनके अस्तित्व का संकट है। और ये कैसा बर्ताव करेंगे इसकी मिसाल है। 1973 में जब तेल का झटका लगा तो जापान ने अपनी मिडिल ईस्ट कूटनीति में एक बड़ा मोड़ लिया। वो रातों रात अरब समर्थक बन गए
ताकि तेल मिल सके। अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट इंगरसोल का एक प्रसिद्ध बयान मुझे याद आता है। उन्होंने उस वक्त कहा था कि जापान का ये जो बदला हुआ रुख है मिडिल ईस्ट के पक्ष में, ये 20वीं शताब्दी में किसी बड़े लोकतंत्र की विदेश नीति की सबसे बड़ी कलाबाजी है। जापान फिर से ऐसा करेगा, दुनिया के देशों के साथ बायलैटरल डील्स करेगा, बड़े रणनीतिक भंडार बनाएगा। इसके अलावा वो खाड़ी से बाहर सप्लायरों की तलाश कर रहा है। ये पहले से आंकड़ों में जो दिख रहा है, दोनों देश उस एक क्षेत्रीय पार्टनर पर जोर डाल रहे हैं जो वास्तव में मदद कर सकता है। जापान और कोरिया के लिए ऑस्ट्रेलिया सबसे महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया की गैस पूरी तरह पैसिफिक में चलती है, होर्मुज की तरफ कभी जाती नहीं, वही जापान और कोरिया को सीधी सप्लाई कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी गल्फ और पूरी अफ्रीका की गैस के दीर्घकालिक समझौते कर रहे हैं जापान और कोरिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का अपना विरोधाभास है। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर है, लेकिन अपना अधिकांश रिफाइंड फ्यूल इंपोर्ट करता है, सिर्फ कुछ हफ्तों के भंडार रखता है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया खुद ही एक रोलर कोस्टर में सवार है जो ऊपर नीचे हो रहा है। इस टेबल में देखिए कि एशिया का होर्मुज जोखिम क्या है। टोक्यो और सियोल में 90 दिनों में जो समझौते हुए हैं वो अनुबंध नहीं हैं, वो एक किस्म से स्वीकारोक्तियां हैं, इल्हाम है कि जापान की और कोरिया की जो औद्योगिक ताकत का युग था, जो सस्ते भरोसेमंद पश्चिम एशिया के कच्चे तेल पर बना था, वो जोखिम भरे समुद्री रास्ते से आता था, और उस युग का हिसाब अब आंखों के सामने हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ नए सौदों की कीमत जो भी हो, लेकिन ये वो किराया है जो ये अर्थव्यवस्थाएं आगे भरेंगी, जो उस बीमे के बदले जो उन्होंने सस्ता होते वक्त नहीं खरीदा था। दुनिया से होते हुए अब 7वें भूगोल की तरफ लौटते हैं, भारत की तरफ। भारत इस वक्त सबसे बड़ी दुविधा में है। किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति होर्मुज बंद होने के बाद सबसे ज्यादा असुविधाजनक है। 55 से 65% कच्चा तेल होर्मुज से। युद्ध से पहले होर्मुज वाले तेल का भारत सबसे बड़ा खरीदार था। यहाँ से कुल सप्लाई का 15% भारत आता था। अधिकांश ऊर्जा भारत बाहर से खरीदता है और उसकी सबसे बड़ी ऊर्जा सप्लाई लाइन 90 दिनों से बंद है। ये झटका नई दिल्ली के लिए कोई धुंधली बात नहीं है। भारत के सभी ताजा संकट तेल की महंगाई से निकले हैं और पश्चिम एशिया भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी रहा है। सकरे जल मार्गों पर भारत का रणनीतिक विचार शीत युद्ध से भी बहुत पुराना है। भारतीय राजनीतिक नेता इसे समझ नहीं पाए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र लगभग 300 ईसा पूर्व का है। उन्होंने वर्ता पर यानी व्यापार मार्गों पर पूरे अध्याय लिखे हैं, और वो शायद पहले व्यवस्थित विचारक थे जिन्होंने तर्क रखा था कि एक राज्य की समृद्धि उन रास्तों पर निर्भर नहीं करती जिनका वो मालिक है, बल्कि उन पर निर्भर करती है जिन्हें वो अपने शत्रुओं से बचा नहीं पाता। भारत का होर्मुज संकट कौटिल्य की चेतावनी में पढ़ा जा सकता है। जैसे नंबर 1, भारत के पास कई बंदरगाह हैं मगर कोई रणनीतिक भंडार नहीं है। भारत को अपना रणनीतिक भंडार अमीरात के साथ फुजेरा में बनाना पड़ रहा है। घरेलू तेल गैस उत्पादन का बुरा हाल हम आपको एक अर्थ में बता चुके हैं। रूस, अमेरिका, चीन और ईरान के बीच लुढ़कने की कूटनीतिक मजबूरी। चाबहार ईरानी बंदरगाह, जिसे दिल्ली ने वर्षों में विकसित किया था कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जमीनी पहुंच मिले, वो मुश्किल में फंसा हुआ है। पाकिस्तान को छोड़कर INSTC में जुड़ने की दुविधा। अभी पता नहीं है कि युद्ध के बाद ईरान चाबहार पर क्या करेगा। ट्रंप इसे होने देंगे क्या? भारत ने एक दूसरा कदम उठाया। कई सप्लायरों से आयात की कोशिश की। पहले वो रूस के तेल का बड़ा खरीदार था जो प्रतिबंधों के तहत आता था, और अब वो अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की बैरलें बढ़ा रहा है। इससे लागत बढ़ती है, रिफाइनिंग को ज़्यादा निवेश करना पड़ता है, लेकिन ये तात्कालिक संकट का थोड़ा समाधान है जो हमें दिखाई दिया है। तीसरी बात है कि भारत के लिए रिफाइनिंग की क्षमताएं बहुत हैं, पर भारत को चीन जैसी टीपॉट रिफाइनरी जैसी रणनीति अपनानी होगी। लेकिन बाजी हाथ से निकल गई। भारत की रिफाइनरीज भी समुद्री तेल पर निर्भर हैं जो खतरे में है। भारत उत्तर में INCTC और पश्चिम में IMCEC जैसे कॉरिडोर्स का मोहताज होगा। सिर्फ इसके बिना ही रूस और यूरोप तक पहुंचा जा सकता है, मगर इन दोनों को आने में वक्त लगेगा। भारत के लिए युद्ध एक निर्मम सबक है कि भारत के राजनेता 1991 से 1973 के समय जब घटनाएं आई थी तब कौटिल्य को याद कर लेते। तो अंत में सवाल यह है कि ये 4 गलियारों की दौड़ नए व्यापार भूगोल की तस्वीर कैसी बनाती है। संकट के 90 दिनों ने इस होड़ में साफ कर दिया है कि जो सालों से तैयारियां चल रही थी अब वो शुरू हो गई हैं। 4 नए व्यापार भूगोल होर्मुज के बाद ग्लोबल व्यापार की रीढ़ बनने के लिए आपस में लड़ रहे हैं।
यहाँ निर्णायक सवाल इंजीनियरिंग का नहीं है, कैपिटल और कंट्रोल का है, यानी पूंजी और नियंत्रण का। जो कॉरिडोर को पैसा देगा वही उसे काफी हद तक चलाएगा। पहला उम्मीदवार बड़ा कॉरिडोर आईएमसी है, भारत मध्य पूर्व का यूरोप गलियारा। राजनीतिक समर्थन अमेरिका, यूरोप, सऊदी और अमीरात है। इन्होंने निवेश की मंशा भी जाहिर की है, लेकिन अभी तक कोई पक्का बहुपक्षीय फिनांस ढांचा नहीं बना है। और ये गलियारा अभी उसी गल्फ से होकर गुजरता है जिसे युद्ध ने हिला दिया है। दूसरा है आईएनएसटीसी, इसका ट्रांस अफगान विस्तार। रूस, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर गुजरने वाला एक कॉरिडोर भारत के लिए असमंजस है। ये मुख्यतः रूसी और ईरानी मदद से चलेगा। पाकिस्तान के साथ यहाँ भारत को साझेदारी करनी पड़ेगी, ये एक मुश्किल भरी शर्त है। तीसरा चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि ग्वादर, क्वाउपे और सेंट्रल एशियन रेल नेटवर्क को बना रहा है। यह गलियारा चारों में सबसे परिपक्व दिखता है, क्योंकि बीजिंग के बैंक दशकों से इसे तैयार कर रहे हैं। चौथा, आर्कटिक का नॉर्दर्न सी रूट, एशिया से यूरोप की दूरी को 40% कम कर सकता है, मगर धीमा है। बर्फ तोड़ने वाले जहाज़ों का इस्तेमाल करना होता है, जिससे माल भेजना महंगा है। और यहाँ भी मुर्मांस्क और अरखांगलेस्क जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो पूरी तरह रूस के नियंत्रण में है। यहाँ एक मिसाल याद आती है। 1953 में जब ईरान का तेल बाजार से गायब हुआ तो मौके सेवन सिस्टर्स यानी अमेरिका और एंग्लो डच कंपनियों के हाथ लगे, जिनके पास पूंजी थी, तकनीक थी, टैंकर थी और रिफाइनिंग की क्षमता थी। ये कंपनियां संकट के दौरान आगे आईं और अगले 30 साल तक तेल के व्यापार पर कब्जा किए रहीं। 2026 का सबक भी यही है, जिसके पास पूंजी है वही अगला युग लिखेगा। ये टेबल देखिए, 2030 के 4 गलियारे और उनकी परिस्थिति। अब जो ढांचा उभर रहा है वो 3 कंट्रोल मॉडल्स के बीच की लड़ाई है। एक है पश्चिमी संगठन का मॉडल, जिसमें आईएमसी है, राजनीतिक रूप से भारी है मगर पूंजी में हल्का है, धीमा है। दूसरा एक मॉडल है चीन का सरकारी बैंक मॉडल, जो पहले से बना है, चालू है, मगर बीजिंग की रणनीतिक शर्तें हैं और वो कर्ज देता है, और बीजिंग दुनिया में सबसे सख्त शर्तों पर कर्ज देने वाला देश है। और एक है रूस और ईरान का सरकारी मॉडल, जिसमें आईएनएसटीसी, आर्कटिक और ट्रांस अफगान कॉरिडोर है। भौगोलिक रूप से शक्तिशाली है, पर इसमें प्रतिबंधों का खतरा है, सुरक्षा की समस्या है और मौसम से बंधा हुआ है। यानी अब इस नए भूगोल में कोई एक अकेला विजेता नहीं होगा। अलग अलग ताकतें अलग अलग व्यापार मार्ग को अपनी तरह से चलाना चाहेंगी, और इनमें खाड़ी देश प्रमुख होंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी नॉन डेट कैपिटल, गैर कर्ज पूंजी इन्हीं के पास है। तो बीती सदी अगर इनके तेल पर चलती थी तो होर्मुज के बाद का नया भूगोल क्या इनके पैसे पर बनेगा? वक्त की करवटों पर आप भी निगाह रखिए और हम भी रखेंगे। हम चलते हैं अर्थम के समापन की ओर। भारत के निवेशकों को, कारोबारी लोगों को, मध्य वर्ग को क्या तैयारी करनी चाहिए? 5 बातें याद रखिए। पहली, तेल की कीमत अब ढांचागत रूप से ऊपर रहेगी। $70 से $90 का दायरा नया न्यू नॉर्मल है, नया सामान्य है। ब्रेंट के $50 से $60 का युग खत्म हो गया। दूसरा, रुपया होर्मुज की बंदी से नहीं, तेल के आयात बिल से कमजोर होगा और 100 के पार पहुंचना तय है, भले ही कोई कोशिश कर ली जाए। पिछले अर्थम का अध्ययन याद रखिए जो हमने आपको बताया था। तीसरी, भारत की रिफाइनिंग कंपनियां रिलायंस, आईओसी, बीपीसीएल इस नए उभरते भूगोल को लेकर दबाव में रहेंगी। इसका असर हमें आपूर्ति में कमी पर भी दिखाई देगा और भारत के पेट्रोल निर्यात पर, हवाई जहाज ईंधन के निर्यात पर दिखाई देगा। चौथी बात, रक्षा, जहाज निर्माण, पोर्ट, बंदरगाह ढांचा अब भविष्य के सबसे बड़े कारोबार हैं। अगर आप निवेश कर रहे हैं तो पोर्ट से जुड़ी हुई गतिविधियों पर ध्यान दीजिए। गुजरात में मुंद्रा और पीपावाव और तमिलनाडु के इन्नौर, आंध्रा के कृष्णपट्टनम अगले दशक की ताकत है। भारत सरकार चाहे तो अपनी अगले दशक की ग्रोथ परियोजनाओं को, अपने ग्रोथ कॉरिडोर्स को इनके आसपास बना सकती है। पांचवी ये कि भारत के लिए एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन मजबूरी है, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, गैस हो, परमाणु हो, इथेनॉल हो, इस सब मिलाकर करना पड़ेगा जो मिलेगा। और आखिरी बात, रुपए का गिरना प्राकृतिक था और टाला नहीं जा सकता था। ठीक उसी तरह होर्मुज की बंदी के बाद नया व्यापार नक्शा भी प्राकृतिक है, इसे टाला नहीं जा सकता। जो आज खींचा जा रहा है वही अगले 30 साल का नक्शा है। 1453, 1956, 1968, 1979, 1987 और 2026, ये सब एक ही श्रेणी की घटनाएं हैं और यही नियति है। 1839 की बात है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर कैप्टन स्टेटफोर्ड हैंस ने यमन के दक्षिणी सिरे पर एक धूप झुलसे ज्वालामुखी पठार पर अपना झंडा गाड़ा। उस जगह का नाम था अदन। उस वक्त वहां 3000 मछुआरे रहते थे।
ब्रिटेन ने इसे भाप से चलने वाले जहाजों के लिए कोयला भरने का अड्डा बनाया। बस इतना ही। 30 साल तक कुछ नहीं हुआ। 1869 में डी लेप्सिस ने स्वेज कैनाल खोल दी और हर वो जहाज जो भूमध्य सागर से बॉम्बे, हांगकांग या चीन जाता था, रेड सी पार करते हुए अदन पर रुकने लगा। यहाँ पानी मिलता था, कोयला मिलती थी, मरम्मत मिलती थी। अगले 80 साल में मछुआरों का वो छोटा सा गांव दुनिया का सबसे बड़ा बंकरिंग बंदरगाह बन गया। कहा जाता था कि जहाजी ईंधन के मामले में अदन के आगे केवल दूसरा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। अदन में बड़े होटल खुले, ओपेरा हाउस बने, स्टीमर पॉइंट्स पर क्रिसेंट होटल की लंबी दालानों में कोनार्ड और रुडयार्ड किपलिंग जैसे लेखक ठहरते थे। ब्रिटेन ने इसे सुएज के ईस्ट का सबसे कीमती स्थान कहा। 1950 तक अदन शायद हिंद महासागर का सबसे अमीर शहर था। फिर जून 1967 आया, 6 दिन का युद्ध हुआ। नासिर ने स्वेज कैनाल को बंद कर दिया। अदन का पूरा कारोबार रातों रात खाली हो गया। उसका अस्तित्व उन्हीं जहाजों पर टिका था जो स्वेज से होकर निकलते थे। ब्रिटेन उसी साल वहाँ से चला गया। साउथ यमन स्वतंत्र हुआ, वहाँ सिविल वार शुरू हुआ। अब वो हिस्सा सुनिए जो हॉर्मुज के बारे में हमें सब कुछ बताता है। जून 1975 में जब सुएज दोबारा खुली तो अदन वापस नहीं लौटा। कुछ भी पुराना नहीं लौटा, ना होटल, ना ओपेरा, ना नौसैनिक अड्डा, ना दूसरा बंकरिंग बंदरगाह। 8 साल की बंदी ने एक पूरी सदी की समृद्धि खत्म कर दी, क्योंकि उन 8 सालों में केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका वाले रास्ते पर बड़े वीएलसीसी टैंकर तैरने लगे थे। सिंगापुर, जिद्दा, जिबाउटी ने अदन का कारोबार बांट लिया। जब दरवाजे खुले तो उसके पीछे वो शहर था ही नहीं जो इतिहास में कभी चमकता था। अदन आज एक सिविल वार में डूबा हुआ है, हूती की मिसाइलें गिरती हैं। उसका नाम केवल पुराने ब्रिटिश नक्शों में और इतिहास के किस्सों में जिंदा मिलता है। यही 90 दिनों के हुरमुज के साथ हो रहा है। यानबू, फुजेरा, सह्यान, चाबहार, ग्वादर, कायापकू, खारगोस, सबेता, ये वही अदन हैं जो जन्म ले रहे हैं। एक दिन हुरमुज खुलेगी, जरूर खुलेगी, लेकिन फिर वो उस ताकत के साथ कभी नहीं लौटेगी। वो 2026 का अदन होगी, क्योंकि व्यापार जब अपना थैला उठाता है ना, तो वो लौटने के लिए पीछे कुछ छोड़ता नहीं है। बंद रहे समुद्री रास्ते की कीमत हमेशा चुकाई जाती है, और जहां कहा सबसे आधा रोशनी जलती थी वहीं अंधेरा होता है। 90 दिन से हुरमुज पर अंधेरा है, मगर रोशनी पहले ही कई नई जगहों पर जल चुकी है। अर्थ में आज इतना ही। फिर लौटेंगे अगले सप्ताह किसी नए विषय के साथ। अगर आप सप्ताह भर की घटनाओं के अपने इन्वेस्टमेंट पर, पोर्टफोलियो पर असर जानना चाहते हैं तो पॉलिसी और पोर्टफोलियो को फॉलो करिए लिंक्डइन पर मेरे साथ। इतिहास के किस्से सुनना चाहते हैं तो टाइम मशीन पर आइए, और किताबों के बारे में जानना चाहते हैं तो बुकनू से जुड़िए इंस्टाग्राम पर। टाइम मशीन और बुकनू दोनों इंस्टाग्राम पर हैं। और हाँ, रोज की खबरों में क्या के पीछे के छिपे क्यों जानना चाहते हैं तो बोनस का ऐप डाउनलोड करिए, द वाई फैक्टर को फॉलो करिए।